नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू की थी। 3 में भी हमने 3.1 और 3.2 स्टार्ट नहीं की थी। कल हमने स्टार्ट की थी 3.3। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक अच्छी क्लास होगी। एक अच्छे क्वेश्चन से 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं आज की क्लास में उतने हम। हाँ, मेरा मोटो ये होता है कि चाहे समय कितना भी लगे लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चे को समझ में आ गया तो समय की कोई दिक्कत नहीं है। बस आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हमें अच्छे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं। हर बच्चे का हमारा इस बार ये टारगेट है 80 में से 80 एनसीईआरटी की मैथ्स है हिंदी में। हर बच्चे को आप ये शेयर कर दीजिए कि बियॉन्ड ट्विटर्स पे BT पे आपके जो एनसीईआरटी है उसकी मैथ्स और साइंस की सीरीज चल चुकी है और बहुत अच्छी रफ्तार में चल रही है। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत बेसिक से है। आप लोग ये अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिससे कि आप लोगों में भी कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी और एक अच्छे नंबर लाने की जिज्ञासा होगी। ठीक है, आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं उन पर चर्चा होगी। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों हमारे वीडियोस को आप जैसे वीडियो स्टार्ट करते हो उससे पहले आप वीडियो को क्या करो, लाइक कर दिया करो। और आप हमारे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई जानकारी मिलती जाएगी। हमारी जो कब वीडियो अपलोड होगा उसकी सबकी जानकारी आपको मिलती जाएगी। और देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। ठीक है, अब हम अपनी क्लास पे चलते हैं। कल हमने जो 3.3 स्टार्ट की थी उसमें आपके था प्रतिस्थापन विधि से 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उनको हल करना है। जो हमने एक तो एग्जांपल समझा था, एक हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.3 का, है ना। अगर जो बच्चे आज की क्लास में हमारे नए हैं वो मेरी पहली वाली क्लासों को भी जरूर जाके देखिए, जिससे कि आज की क्लास में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये कह रखा है आपको कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण क्या होते हैं वो मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया। इससे पहले वाली क्लास में युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है s - t इक्वल में 3, ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है आपके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। s/3 प्लस t/2 बटे, है ना, बटे में 2 है, इक्वल में 6 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। लेकिन सर आपने तो इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि इनको अपन रेखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो ये तो रेखिक समीकरण युग्म है नहीं, तो हमको इस समीकरण 2 को रेखिक समीकरण युग्म में बनाना है, इसकी तरह बनाना है। तो अब देखो, अब समीकरण 2 को हल करने पर हम ये पाते हैं हमें इसको भी है ना इसकी तरह बनाना है। तो क्या करें, हम इसको एक बार ध्यान से देखिए वीडियो को। आप समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे नंबर हमारी आकर रहेंगे। ऐसी चीज़ों को आप अगर करते हुए चलोगे तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। अब देखो, समीकरण 2 को हल करने पर इसको हमें ना यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है कि एलसीएम ले लिया फिर उसका मल्टीपल ले लिया काटापीसी कर दी। हमें क्या करना है, इतना रफ में जो एग्जाम में कॉपी होती है उसके लास्ट के 2 पेज होते हैं ना, वो रफ काम के लिए होते हैं। हमने यहाँ पे रफ काम कर लिया। रफ काम करने का मतलब है ये आपको दे रखा है s/3 t/2 इक्वल में 6, ये आपको दे रखा है। अब हमें इसको है ना एलसीएम लेना है और इसकी तरह लेके आना है। तो हमने जब एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 3 और 2 का 6 होता है। जब 3 का इस 6 में भाग दिया गया तो कितनी बार आया, 2 बार। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2s,
जब इस 2 का इस 6 में भाग दिया गया तो कितनी बार, 3 बार। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी। यहाँ तक तो कोई किसी भी बच्चे को एलसीएम लेने में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बराबर में 6 था वो हमने लिख दिया। अब देखो अगर 2s प्लस 3t, अगर यहाँ पे एक आप वज्र गुणा सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि ये एक तो इसके गुणा में चला जाता है, इसको अपन 6/1 भी लिख सकते हैं। और ये 6 इधर गुणा में चला जाएगा यानी 36 आ जाएगा। यानी देखिए ये उसी फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में एस और टी की में बटे से हमने इसको हटा दिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये चीजें आ गई। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपका रफ काम था। समीकरण 2 को इसको हल करने पर हमने ये पाया 2s प्लस 3t इक्वल में 36। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा ये रफ काम था। बच्चों आप यहाँ पे मत करने लग जाना, क्योंकि ये एक बच्चों का एलसीएम करना, ये आपने 8वीं तक बहुत कर लिया। यहाँ पे तो आपको चीज़ों को डायरेक्ट लिखना है। अब क्या करें हम, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्या करें, अब देखो एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे बताया था इसको अब भूल जाओ कि ये कोई चीज़ भी है। हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लेके आ गए। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्वेश्चन को निकालना है। तो मैंने मान लिया समीकरण 1 से अगर s माइनस टी आपको ऐसा दे रखा है, s माइनस टी इक्वल 3 है ना। ये मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको स्टेप इससे अगले वाले स्टेप में आना है। चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा है। अगर मैं s को इधर रखता हूँ और ये माइनस का t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का t। यहाँ से ये आ गया आपके पास s का मान। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 4 बोल सकते हैं ना। क्या किया, ये अपन को दे रखा है, इससे मैंने क्या किया, s को इधर की इधर रखा और माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस का t हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो समीकरण या तो इसमें मान रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से हम ये लेके आ गए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण नंबर 3 में यानी इसमें समीकरण नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से जो हमने वैल्यू s की ज्ञात की है, 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, उसको देखते हैं। यहाँ से हमारे पास एक चर का मान आ जाएगा रखने पर। अब देखो अगर मैं, ये मेरे पास क्या है, ऐसे है 2s प्लस 3t इक्वल में 36, यही है ना। अब क्या किया मैंने, s की जगह मुझे ये रखना है, 2 तो यहाँ पे है मेरे, और अब s की जगह क्या है, 3 प्लस t और प्लस का साइन है और 3t है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे का वैसे, और बराबर में हमारा 36 है। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ब्रैकेट को 2 तिया 6, ये 2 इससे मल्टीपल होगा और प्लस 2t यहाँ से आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पे क्या है, प्लस का 3t और ये 36। जब ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। एक बार 2t और 3t कितने होते हैं, 5t, और ये 36 तो इधर के इधर है, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो यहाँ से मुझे इस स्टेप को आगे लिख देता हूँ। अगर 5t बराबर में 36 में से 6 गए तो कितने बचे, 30। अब ये क्या है, 5 इसके भाग में जाएगा तो t की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 6 आ गई। ठीक है, मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है। यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है कि जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। क्या किया हमने, वापस समझो, समीकरण 1 और यहाँ तक तो आपको किसी को भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, समीकरण 1 s माइनस टी बराबर में 3 हमको दे रखी है,
हमने क्या किया, एस को इधर की इधर रखा और माइनस टी जब इधर जाएगा दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस हो गया और ये टी का टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एस का मान आ गया। अब एस का मान मैंने समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को। अब मुझे पता है कि मुझे एस की वैल्यू यहाँ से रखनी है, तो एस की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 प्लस टी, वो रख दिया मैंने, और प्लस का 3t वो बराबर में 36 है। अब इस 2 को क्या किया, मल्टीपल करना है इस वाले ब्रैकेट से, तो 2 तिया 6 और प्लस का साइन है और t से जब 2 मल्टीपल हुआ तो 2t आ गया और प्लस का 3t है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 36 है। अब देखो 2t और 3t कितने हो गए 5t और ये प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। अब 36 में से 6 गए तो 30 और 5 का जब इसमें भाग जाएगा तो t की जो वैल्यू है आपके पास वो 6 आ गई है यहाँ से। अब देखो, अब ये t का मान आप किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, किसी में भी रखोगे ना तो जो t का वो आपके पास s का मान आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ तक, यहाँ पे देखो यहाँ तक हो गया हमारा, t का मान आ गया। t का मान आने के बाद मैंने क्या किया, t का मान समीकरण नंबर इसमें भी रख लो या इसमें किस में भी रखो, सबका सेम आंसर आएगा। हमने मान लिया कि इसमें रखते हैं कि t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, फोकट के नंबर है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन आना चाहिए, उससे ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या है, s माइनस टी बराबर में 3 है। s की वैल्यू मुझे मालूम नहीं और t की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 6 और यहाँ पे 3, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी s की जो वैल्यू है आपके पास वो 9 आ गई। यहाँ से जो s की वैल्यू है वो आपके पास 9 आ गई, यानी s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस दोस्तों अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलोगे ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ से t की वैल्यू 6 आ गई थी। अब मैंने क्या किया, t की वैल्यू को अगर आप 1 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, 4 में भी रख सकते हो, s का मान 9 आएगा। अगर t की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो यहाँ पे रखोगे तो s बराबर में 9 आएगा, यहाँ पे रखोगे तो वो आएगी। यानी s का जो मान है आपके पास 9 है और t का जो मान है वो आपके पास 6 है, यानी आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपके लिए जो कठिन चीज़ें थी वो भी आसान हुई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना। अगर दोस्तों मेरी ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको और अच्छी तरह आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो सका है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं इसका, जो आपके क्या कहता है। वो आपकी ये कहता है 3x माइनस वाई इक्वल 3। यह आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और दूसरी दे रखी है आपको 9x माइनस 3y इक्वल में 9, ये आपको दे रखा है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो करना क्या है, इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से यानी 1 से, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, ये 3x है और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 का नहीं है और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में y।
यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि यहाँ पे देखो अगर 3x माइनस वाई बराबर में 3 है तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। अब इसमें हमें यहाँ पे 3 और दिखाई दे रहा है और पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारे सिर्फ यहाँ पे चर आता था। तो मैंने क्या किया, इस x को यहाँ पे रखा और ये 3 इसके बटे में चल गया। बटे में जा सकता है ना। यहाँ तक आपने पिछली क्लास में सीखा है। यानी x का जो अभी तक वैल्यू हमने ज्ञात की है समीकरण 1 से, वो हमारे पास ये आ गई। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया समीकरण नंबर 2 में हम ये रख देते हैं मान। समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल में 9। अब x की जगह मुझे ये रखना है तो यहाँ पे 9 तो है, x की जगह मेरे पास क्या है 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल में 9 है। वो मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी भी बच्चे को। अब अगर मैंने 3 से 3 को यहाँ से काटा तो 3 तिया 9। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 3 प्लस y इक्वल माइनस 3y। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल में 9। अब देखो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3y माइनस 3y और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी और ये यहाँ पे इधर भी 0 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सर ये क्या हो गया, यहाँ पे तो जंजाल आ गया कि दोनों तरफ 0 आ गया। यहाँ से समझो क्या हुआ, यहाँ पे वापस यहाँ पे चीजें आपको दिखी नहीं होगी तो यहाँ पे हुआ क्या देखो। अगर यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ है 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9। अगर देखो ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 3y। एक एक स्टेप करते। अगर ये प्लस का उधर जाएगा तो 9 माइनस 9। अगर मैं 3y में से 3 माइनस का कम करूंगा तो 0 आएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, यानी यहाँ से तो ये जंजाल आ गया। सर ये क्या दिक्कत हो गई। अब देख मेरे भाई ये क्या दिक्कत हो गई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके दिए गए चरों के अद्वितीय हल है, यानी इसका मान x और मान में आप कल्पना करके कुछ भी रख दीजिए, अद्वितीय हल है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था। अगर दोनों तरफ 0 आ जाता है ना तो क्या करना है आपके कि दिए गए चरों के अद्वितीय हल है, यानी आप अगर x की जगह 2 रखते हो और y की जगह अगर आप 3 रखते हो तो क्या होगा देखो, जैसे किसी में भी रख दो। अगर मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, आपको कल्पना करनी है बस, इसमें कुछ ही नहीं करना। 3x माइनस वाई इक्वल में 3, ये बात आ गई। यहाँ से क्या किया मैंने, माना सर ये कुछ भी वैल्यू मान सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि यही क्यों मानी, कुछ भी मान सकते हो, जिससे कि बस आपको तो ये लाना है कि ये हल होने के बाद बराबर में 3 आए और ये हल होने के बाद बराबर में 9 आए। तो आपने ये वैल्यू मान ली तो कि सर अगर दोनों तरफ 0 आ गया तो मतलब दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब कुछ भी मान रख सकते हो आप, कुछ भी। अगर मान लिया हमने कि ये मानना, तो देखो एक से जगह मैंने क्या माना 2, y की जगह 3 और यहाँ पे 3 है बराबर में, 3 दूनी 6 माइनस 3 और यानी 6 में से 3 गया तो 3 और 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यानी
इससे तो प्रूफ इस बार फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो ये प्रूफ हो गया कि इसका मान हम 2 और 3 रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो। मैंने तो एग्जांपल के लिए ये आपको दिया है कि 2 और 3 अपन रख सकते हैं। इसके अलावा आप आगे 3 और 4, 5, 6, 10, 11 कुछ भी मान सकते हो। आपके लिए ये इक्वेशन संतुष्ट होगी। यानी पहली वाली इक्वेशन में तो ये आपका सही हो गया। इसको हम इतनी वाली को रफ कर देते हैं। यहाँ तक आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखो वीडियो को अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो पीछे करके देख लेना। अगर ये चीज़ आपको वापस देखनी है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगर 9x - 3y इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर हम x और y का ये मान रखते हैं तो देखो x का कितना है 2, 3 y का कितना है 3 इक्वल में 9। अब देखो 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 इक्वल में 9 है, यानी 9 इक्वल 9। इससे भी ये स्पष्ट हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी x और जो 2 y के मान आप ये रख सकते हो, कोई गलत नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी रखोगे ना तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ से y की वैल्यू कुछ भी नहीं आई थी, क्योंकि अद्वितीय हल आ गए थे, दोनों तरफ 0 0 आ गए थे। इसलिए हमने यह इसके माना कि अगर दोनों तरफ 0 आ जाता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये करना है कि दिए गए चरों के अद्वितीय हल है। इसलिए हम x और y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। बस आपको ये इतनी लाइन लिखनी है। ये तो मैंने आपको जो आपको समझ में आ जाए चीज़ें, इसके लिए इतनी सी चीज़ें समझाई है। बस ये आपको लिखना नहीं है। अगर लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, एग्जामिनर को अच्छा ही लगेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। ये जो आज के तीनों क्वेश्चन थे ना, देखने से डर लगता है बच्चों को। सर ये क्वेश्चन हमें ना तो कोई कोचिंग सेंटर्स में कराया जाता है, ना ट्यूशन्स में अच्छी तरह समझाया जाता है। आपने हमें जो समझाया है वो अच्छा तरीका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ना कि आपके लिए चीज़ें कठिन हो सके वो काम किया है ना। आपके लिए चीज़ें मैंने आसान की। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तीसरा हो गया हमारा, फोर्थ। वो क्या कहता है उसको देखते हैं हम। अब देखो जैसे 3.2x प्लस ये पॉइंट है मेरे भाई, इक्वल में आपको 1.3 दे रखा है, ये आपको दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। ये आपके दे रखा है। अब हम क्या करें सर, यहाँ पे तो पॉइंटों का नया ही काम आ गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं वो यहाँ से देखो, है ना। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं वो यहाँ से देखो। तो आप देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे हमको वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए उस तरह लाना है, पॉइंट हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो यहाँ से मैं रफ काम कर देता हूँ वापस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसका, इस प्रश्नावली का। अब देखो जैसे आपको इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.3। इसको हम कैसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाना है बस, हमें तो कुछ ही नहीं करना। मैंने अगर यहाँ से क्या करूँ, पॉइंट हटाऊँ तो कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे आप x को नहीं माना, कितनी संख्या के बाद है, 1 के बाद। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/10 x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। अब देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, 3/10 अपन ऐसे लिख सकते हैं ना y।
अब यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 1 के बाद। यहाँ पे अपन 13/10 लिख सकते हैं। यह आपने पिछली क्लासों में बहुत बार सीखा है कि हम पॉइंट हटाकर 1 0 लगा सकते हैं। यहाँ तक मैं वापस नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये तो बेसिक है, 10वीं क्लास में आपके लिए ये तो बहुत आसान चीज़ है, यहाँ तक सब बच्चों को आता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं क्या करूँ कि 10 एलसीएम ले लेता हूँ। 10 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ से 10 में जब इसका भाग जाएगा तो 1 आएगा, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार गया तो 1 को जब इससे मल्टीपल करोगे तो 2x आएगा। 10 का जब इस 10 में भाग जाएगा तो एक बार, 1 को जब इस 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 3y। और यहाँ पे आपका बराबर में 13/10 है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि ये दोनों चीज़ें बराबर में नीचे 10 आ जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी जो हमारी इक्वेशन बनी यहाँ से वो बनी आपके 3x + 2x + 3y = 13। यानी समीकरण 1 को हल करने के बाद तो हमारे पास ये आ गया 2x + 3y = 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो हमने वो 0 लगा दी। यहाँ पे भी वही काम किया। फिर हमने एल्स लघुत्तम लिया तो 10 आया। 10 का जब इस 10 में भाग जाएगा तो कितनी बार, एक बार। और वो यहाँ तक लघुत्तम, और ये तो आप पिछली क्लासों में मेरे भाई लगभग 8वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक खूब बार सीख चुके हो। और यहाँ से आप इस 10 को काट सकते हो। तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो ये बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं कि उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है। अब देखो यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आपकी वो दे रखी है 0.4x + 0.5y = 2.3, ये आपके दे रखा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितने के बाद है पॉइंट, तो वो है 1 के बाद, यानी 4/10 लिख दिया मैंने। यहाँ से कोई काम अलग नहीं किया। अब देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, यानी नीचे 1 0 लगा दी और y है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, और वो मैंने लिख दिया 23/10, 1 0 लगा दी। अब देखो यहाँ से वापस वही एलसीएम का काम किया तो 10 आ गया। यहाँ पे 4x + 5y आ गया, क्योंकि यहाँ तक चीज़ें आपको आती है। अगर यहाँ पे जब वापस इसको काट सकते हो, नीचे 10 अगर यहाँ पे बटे में 10 है और बराबर में भी बटे में 10 है तो वो आपका इसमें कोई भी संख्या कैंसिल हो जाती है। यहाँ से जो हमारे पास बना वो बना 4x + 5y = 23, यानी जो समीकरण 2 को हल करने के बाद बना हमारे पास वो बना 4x + 5y = 23। यानी यहाँ तक चीज़ें हमने सोल्व कर ली। सर ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। हाँ भाई, बस हमें इतना ही इसके बाद क्वेश्चन को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे उनकी तरह सोल्व करना है और कुछ अलग काम नहीं करना। तो अब हमने वापस वैसे ही मानना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को हमने किया था। अब हम क्या करें कि समीकरण 3 से अब हमें वो भूल जाओ, वो क्या है उनको भूल जाओ। अब जो भी करना है हमें वो इनसे करना है। अब समीकरण नंबर 3 से देख लेते हैं। आगे का स्टेप वैसे ही करना है हमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे देख लीजिए समीकरण नंबर 3 से अगर मैं क्या करूँ, 2x, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो गया। यहाँ पे तो अकेला x आना चाहिए था, इसलिए क्या किया कि ये 2 का भाग इस पूरी 3 - 3y में 2 का भाग ये बटे में चला जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि हमने किया क्या है, ये इस इक्वेशन को लिया है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये हमें सिर्फ x रखना है तो इस 2 को बटे में ले गए इसके, तो ये बटे में चला गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 मान ली हमने, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। समीकरण नंबर, इसमें आप ये मान रख दीजिए जिससे कि आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर
5 से मान रखने पर, 5 से मान रखने पर, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये क्वेश्चन करवाने आपको जरूरी है, क्योंकि जिससे आपका एक साथ जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे हैं, है ना। ये बटे में 2 है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये से है, मान रखने पर, है ना। अब देखो, अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और एक बात और, जिन भी बच्चों ने हमारे टेलीग्राम और इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है, आप वहाँ पे कर लीजिए, जिससे कि आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर मुझे आपके नोट्स भी चाहिए और PDF भी चाहिए इनकी, तो मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करा देता हूँ, ना। ठीक है। अब देखो, समीकरण 4 में ये मान रखने पर यहाँ पे दे रखा है आपके 4, दे रखा है ना भाई, 4x + 5y = 23। हमें x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 - 3y बटे में 2, ये दे रखा है। और बराबर प्लस में क्या है, 5y = 23 है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं ना। इसके बाद आपको वहां पे आना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देगी। अब एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जब ये 2 को इससे 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने जब इस 2 को अंदर मल्टीपल किया तो क्या बना, 2 को जब 13 से मल्टीपल किया तो क्या बना, 13 दूनी 26, माइनस का साइन है वो लिख दिया। अब जो 2 को इस 3 से मल्टीपल किया तो क्या बना, 6y, और बराबर में हमारा क्या है, प्लस एक और है 5y, और बराबर में हमारा 23 है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारा बराबर में 23 है, वो मैंने लिख दिया। बराबर में हमारा 23 है, वो मैंने लिख दिया। अब एक चीज यहाँ से साफ दिखाई दे रही है मेरे को, अगर यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या को इधर लेके आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या बना, 26, और ये प्लस का साइन है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब देखो, यहां से एक चीज और आप लोगों के लिए देखिए, अगर ये माइनस का 6y इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का 5y हो गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये बड़ी संख्या है, अगर इधर मैं माइनस करूंगा तो माइनस आएगा, जिससे कि आपके लिए चीजें कठिन हो जाएगी। उधर भी हम ले जाके कर सकते थे, माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को वहां पे दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि इधर बड़ी संख्या थी तो इस छोटी वाली संख्या को हम इधर लेके आ गए। ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब ये माइनस का 6y उधर गया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 5y उधर गया तो माइनस का हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर 26 में से 23 गए तो यहाँ पे 3 बचा हमारा, और 6 में से जब 5 गया तो यहाँ पे हमारे पास y अकेला बच गया, यानी y की जो वैल्यू है आपके पास वो 3 है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। वापस एक बार मैं और समझा देता हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। 3 और 4 हमारे पास समीकरण आ गए। समीकरण नंबर 3 से मैंने क्या किया कि 2x को इधर की इधर रखा, और प्लस 3y उधर गया तो माइनस का हो गया, यानी दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, वो हमारा हो गया। मुझे यहाँ पे सिर्फ x रखना है, तो इस 2 को मैंने क्या किया, बटे में ले गया, इस पूरी के यहाँ पे ये आ गया। अब समीकरण 5 हमने इसको मान लिया। समीकरण नंबर 4 में ये वाला मान रखना है हमें, ये x का मान रख दिया, x की जगह ही रखना है और कुछ भी नहीं करना आपको। जब 2 से इस 4 को काटा और मल्टीपल किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे मैं आपको बताया कि उधर भी ले जा सकता था इस 26 को, लेकिन माइनस माइनस बनता ना, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, उससे चीजें आपके लिए कठिन हो जाती, क्योंकि कुछ बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया तो जो y की वैल्यू थी वो आपके पास 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई ना, तो आप ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, आपके पास x का मान आ जाएगा। हमने क्या किया कि समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
ये आपको बस ये स्टेप लिखते हुए चलना है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर दे पाएगा। अगर हमने क्या किया, y की जगह हमें 3 रखना है, तो मैंने क्या किया, 2x ऐसा का ऐसा है वो लिख दिया, प्लस 3 और y की वैल्यू क्या है 3 है वो हमारे पास, वो मैंने लिख दिया। y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, वो मैंने लिख दिया, और बराबर में 13 है। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया 2x, यहाँ से प्लस 3 दिया 9, बराबर में हमारा 13 है। और 2x जब ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस के 9। अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 2x बराबर में 13 से 9 गए तो 4। अब जब अपने इस 4 में ये बटे में जाएगा 2, तो यहाँ से जब भाग दिया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आज की क्लास का हमारा टाइम खत्म हो गया, थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन चीज़ें आपको समझाना जरूरी थी, इसलिए यहाँ तक लंबी हो गई क्लास, है ना। आज की क्लास को हम यहाँ पे जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन भी बच्चों ने हमारे बियॉन्ड ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी हमारी क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।